हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। चलिए, गुड मॉर्निंग। चलो, आज हम और आगे बढ़ते हैं। तो रिटेल में जो आज का टॉपिक है हमारा, रिटेल बैंकिंग में आज का टॉपिक हम लेंगे। रिकवरी वाले टॉपिक हमने करा दिए थे। एक ये यूनिट 17 है, जिसका नाम है मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन। इससे दो तीन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम रिक में आने के चांस बनेंगे। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस बनेंगे, क्योंकि रिटेल बैंकिंग तो हम समझ गए, लेकिन हमें ये भी समझना है कि रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट को मार्केट कैसे किया जाए। तो यूनिट 17 है मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन। तो अगर आपको, जो लोग पुराने लोग हैं उन्हें पता है कि ये मॉड्यूल पहले कहाँ होता था। ये यूनिट पूरी मॉड्यूल था एक। कहाँ था पहले मॉड्यूल ये पीपीपी में हुआ करता था पहले। तो जब से ये नया वाला सिलेबस आया है, तो नए वाले सिलेबस में पीपीपी में से हटा दिया और रिटेल में रहने दिया। रिटेल में भी था पहले ये, लेकिन पीपीपी से हटा दिया। तो सही किया, डबल का कोई फायदा नहीं था इसमें। ठीक है, तो मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी है और बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, तो उसने कहा मोर स्पेसिफिक डेफिनेशन स्पेल आउट बाय द डेरिक वेंडर वेयर। उन्होंने कहा कि बैंक मार्केटिंग इज अ प्रोएक्टिव बिजनेस स्ट्रेटजी एम्ड एट ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस। तो ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए एम रख करके जो भी बिजनेस एक्टिविटी स्ट्रेटजी बनाई है आपने, वही आपकी क्या है, मार्केटिंग है। तो बिजनेस स्ट्रेटजी अगर आप बना रहे हैं अच्छी, अपने ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस को गोल ध्यान में रखते हुए, तो इसका मतलब आप मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, द एक्सप्लेनेशन और टू रिटेल बैंकिंग स्पेस एज स्पेल्ड आउट बाय हिंदू। उन्होंने कहा आइडेंटिफाइंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट, assessing the present and future needs of customer, setting business development goals and making plan to meet them, adapting to a changing environment in the marketplace। तो मार्केटिंग क्या है, केवल सेलिंग करना नहीं है। मार्केटिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्मिनोलॉजी है। और आगे हो सकता है इसमें कहीं पर आएगा कि मार्केटिंग और सेलिंग में क्या फर्क है। तो सेलिंग करना ही मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, उन सारे कामों में एक काम होता है सेलिंग करना। मार्केटिंग में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे इसने बताया, क्या बताना बताया, अपने मार्केट को आइडेंटिफाई करना कि जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। दूसरा, उसने कहा कि आजकल की और आने वाले समय की कस्टमर की नीड को पहचानना, उनके अनुसार फिर बिजनेस डेवलपमेंट गोल बनाना और उनको प्लान्स को मीट करना। और उसके बाद जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को भी फॉलो करना, देखना, समझना। ठीक है, ये हमारा मार्केटिंग को उन्होंने कहा। ठीक है, कस्टमर इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन रिटेल बैंकिंग एंड मार्केटिंग एंड ऑल द एक्टिविटीज हैव टू फोकस टूवर्ड्स। तो उन्होंने कहा अगर रिटेल बैंकिंग की बात करें तो कस्टमर सेंट्रिक है ये। सबसे पहले क्या करना, आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड, डेवलपिंग एन अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई देयर नीड, प्रोवाइडिंग देम विद इफेक्ट डिलीवरी चैनल। मतलब आपने कस्टमर की नीड को पहचाना, प्रोडक्ट को डेवलप करना, करा, लेकिन क्या नहीं करा आपने, डिलीवरी नहीं करी उसकी, वो भी गड़बड़ है। एंड मेकिंग देम अवेल द प्रोडक्ट कंटिन्यू, और उसको कंटिन्यूटी बनाए रखना। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग कब रहे, अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो मार्केटिंग का एनालिसिस, मार्केटिंग की प्लानिंग, मार्केटिंग का इम्प्लीमेंटेशन, मार्केटिंग कंट्रोल, ये सारे स्टेप करेंगे तब जाके आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। तो एनालाइजिंग, एनालिसिस, मार्केट क्या है, एनालिसिस करना। तो देखना कि भैया हम कौन है, सामने वाला कौन है, मार्केट की क्या पोजीशन है। तो उसने कहा
एनालाइजिंग द मार्केट एंड मार्केट एनवायरनमेंट इन विच वुड बी इंट्रोड्यूसिंग द, तो जहां आप अपना प्रोडक्ट ला रहे हैं वहां पे वहां के मार्केट और वहां का मार्केटिंग एनवायरनमेंट, वहां का मार्केट और वहां का मार्केटिंग एनवायरनमेंट कैसा है उसको देखना। और अधिकतर ये काम कौन से किससे करते हैं, स्वॉट एनालिसिस। कभी कभी इसकी फॉर्म फुल फॉर्म भी आती है स्वॉट। स्वॉट की क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। दूसरा पॉइंट आता है मार्केटिंग प्लानिंग। दूसरा पॉइंट क्या है, मार्केटिंग प्लानिंग। तो मार्केटिंग प्लानिंग में क्या आता है, तो एक बार हमने शुरू में ही इस चैप्टर में पढ़ा था, एक वर्ड आया था SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, ठीक है, और एक आया था डिपार्टमेंट। तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का मतलब होता है कि आपने उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए सारा सेटअप एक जगह कर लिया। जैसे मान लिया ABU, एग्रीकल्चर बिजनेस यूनिट। तो ABU का मतलब एग्रीकल्चर बिजनेस यूनिट का मतलब हुआ कि आपने इस यूनिट के अंदर मार्केटिंग, फाइनेंस, HR सबको यहां शामिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, एक डिपार्टमेंट बना दिया। और डिपार्टमेंट वाले में क्या होता है कि आपने HR डिपार्टमेंट बनाया, उसी में आप उसी में आप फाइनेंस की मार्केटिंग करा रहे हैं, उसी में आप डिपॉजिट अकाउंट की मार्केटिंग करा रहे हैं, उसी में आप रिटेल की करा रहे हैं, वहीं पर आप एग्रीकल्चर करा रहे हैं, वहीं पर आप SME, यानी एक HR डिपार्टमेंट में सबको काम दे दिया। SBU में क्या होता है, आपने यूनिट बनाए, उस यूनिट के अंदर HR बनाया। तो रिवर्स है, देखो, जो डिपार्टमेंटल फंक्शनैलिटी होती है उसमें डिपार्टमेंट बड़ा बना के उसके अंदर सबको लाते हैं। जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होती हैं उसमें बिजनेस यूनिट को बड़ा करके उसके अंदर वो डिपार्टमेंट लाते हैं। तो ABU के अंदर भी HR रहेगा, SBU स्मॉल बिजनेस यूनिट के अंदर भी HR रहेगा, सबके अंदर HR रहेगा, अलग अलग काम करेंगे, ठीक है। तो उसने कहा है कि जो हमारा प्राइमरी फोकस होता है वो कहता है ऑन देनिंग द स्ट्रेटेजिक business unit goals and objective. It also chalks out the issue that it may face. तो ये भी देखता है कि आगे आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। द मार्केटिंग प्लान फॉर ईच बिजनेस प्रोडक्ट और ब्रांड इज ड्राफ्टेड। प्लान बनाएंगे और इसी प्लान को क्या बोलते हैं, ऑफरिंग बोलते हैं। इसी प्लान को क्या बोलते हैं, ऑफरिंग बोलते हैं। द ड्राफ्ट इज कॉल्ड एन ऑफरिंग। इट इज फॉलोड बाई सेटिंग अप द एग्जीक्यूटिव समरी। तो जो आपने प्लान बनाया उसके आखिरी में एक एग्जीक्यूटिव समरी लिखेंगे। एक्शन प्रोग्राम कैसे कैसे करेंगे, कितना बजट दे रहे हैं और क्या क्या कंट्रोल करेंगे। देयर आर स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज फॉर द टारगेटिंग, पोजिशनिंग, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट और ब्रांड। इन सब के बारे में स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाएंगे सबके बारे में। मार्केटिंग का प्लानिंग करने के बाद अब उसको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हु, वेयर, व्हेन एंड हाउ। इसका मतलब क्या होगा, कौन करेगा, कहाँ करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा। तो मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए इतने आंसर्स चाहिए आपको, ठीक है। तो किसी को आप जिम्मेदारियां देंगे। दिस डिपेंड्स ऑन ब्लेंडिंग पीपल, कौन कौन से लोगों को मिक्स करेंगे, कैसा कल्चर मिक्स करेंगे, कैसा स्ट्रक्चर मिक्स करेंगे, कैसा डिसीजन और क्या आपका रिवार्ड सिस्टम होगा। स्किल एंड कोहेसिव एक्शन प्रोग्राम मेट सपोर्ट स्ट्रेटेजी ऑल्सो प्ले वाइटल रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन। तो उसने कहा कि आपका जो स्किल्स हैं और आपके कोहेसिव एक्शन प्रोग्राम हैं वो उस स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मार्केटिंग कंट्रोल कैसे करेंगे, परफॉर्म द जॉब ऑफ रेगुलेटिंग इट्स। बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो रेगुलेट करता है इट्स गोल बाय ऑडिटिंग, measuring, evaluating, and acting upon the defined parameters of control. This can be done in two ways, reactive methodology and proactive methodology. तो मार्केटिंग कंट्रोल क्या है कि कुछ हुआ है तब आप कुछ कर रहे हैं। प्रोएक्टिव में क्या है, होने से पहले ही आप अलर्ट हैं। फाइनली coercive action is taken at the operational level or the strategic level depending upon the relevance of the
control aspect of the pyramid. Thus, marketing control needs to be unbiased, comprehensive, systematic, independent and फिर तो मार्केटिंग का कंट्रोल किस तरह से करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन तो बिल्कुल रखा हुआ है, समझ लिए, मार्केटिंग मिक्स का है, और मार्केटिंग मिक्स में एक 4P होता है और एक कितना होता है 7P। तो 4P जब इनिशियल बात आती है तो कहाँ होती है, ये होती है। तो बेसिकली ये वाले जो 4P हैं ये 4P में आते हैं, और सारे जो P हैं वो 7P में। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि 4P के पार्ट कौन कौन से हैं, 4P के पार्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, अगर आप इसको देखेंगे तो जितने भी ये 5 वाले लेटर हैं दोनों यहाँ पर आ गए। आपको प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, कोई भी टेक्निक लगाइए, कोई भी टेक्निक, क्योंकि ये बेसिक क्यों है कि आप मार्केटिंग किस चीज की करेंगे, मार्केटिंग किस चीज की करेंगे, क्या उसका प्राइस होगा, प्रमोशन कैसे करेंगे और कहाँ पर करेंगे, वो प्रोडक्ट कहाँ बेचा जाएगा। फिर उसके बाद आती है लोग, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भैया, अगर आपने पहली बार सुना है अच्छी बात है, दूसरी बार सुना है, तीसरी बार सुना है, लेकिन अगर आपने यहाँ मिस किया तो 1 क्वेश्चन आप मिस करने वाले हैं। किसी भी तरह से 5 बार 6 बार बोल के रट के कैसे भी कर लो, क्या कि ये जो हमारे 4P कौन से हैं और 7P में कौन से 3P और शामिल हैं। ये तो सबसे लंबा वाला वर्ड है, इसको तो कोई वो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आप इसको वो करते हैं ना, अल्फाबेट करते हैं तो भी ये सेट नहीं बैठता है, अगर आप अल्फाबेट भी करते हैं तो भी सेट नहीं बैठता है। तो कोई एक तरीका करने के लिए, क्योंकि प्रो से भी 3 है इसमें, प्रोडक्ट, प्रमोशन और प्रोसेस, तो ये कंफ्यूजिंग बहुत होता है, इसीलिए कई बार क्वेश्चन आता है। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, ये चारों को याद कर लीजिए किसी भी तरह से। ठीक है, समझ गए ना। चलो, तो इसमें वो सब बातें बताइए कि प्रोडक्ट क्या होता है। भाई प्रोडक्ट क्या होता है, कई बार क्या होता है प्रोडक्ट को डिफाइन करने की बात है, तो उसने कहा है एनीथिंग दैट हैज द कैपेसिटी टू प्रोवाइड द सेटिस्फेक्शन, यूज, रिटर्न डिजायर्ड बाय द कस्टमर। मतलब कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु जो आपको सेटिस्फेक्शन करने की, यूज करने की और अपनी जो डिजायर्ड को पूरा करने की कैपेसिटी रखता है, वो वस्तुएं सारी क्या कहलाती हैं, प्रोडक्ट कहलाती है। इवन कोई अगर आपको सिर्फ अट्रैक्ट भी करता है तो इसने कहा है उसके पास कैपेसिटी तो है, भले ही आपके पास कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, आपके लिए जो है एक कार एक प्रोडक्ट है, क्योंकि उसको आपको सेटिस्फाई करने, आप उसका यूज कर पाए, ठीक है, और उसे डिजायर रिटर्न ले पाए, इतनी उसमें कैपेसिटी है। अब आपके पास कैपेसिटी नहीं है, अलग बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी ऐसा सामान जो आपको सेटिस्फाई करने, यूज करने और डिजायर रिटर्न को देने की कैपेसिटी रखता है, यानी ऐसा भी करो कोई अट्रैक्ट करता है, तो वो भी आपके लिए क्या है, प्रोडक्ट है। भले ही आप खरीद पा रहे हैं या नहीं पा रहे, एक अलग बात है। ठीक है, प्राइस क्या होता है, प्राइस वो होता है जो कॉस्ट टू बॉर्न बाय द बैंकर और द कस्टमर डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट ऑफर्ड एट, यानी जितने में वो प्रोडक्ट बना है, जितने में वो प्रोडक्ट बना है, उन्होंने कहा कॉस्ट टू बी बॉर्न बाय द बैंकर और द कस्टमर डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट ऑफर्ड और अवेल। तो किसके उसमें बता रहा है कि कॉस्ट टू बी बॉर्न बाय द बैंकर और द कस्टमर, जो तो बैंकर या कस्टमर जिसको जो उसको कॉस्ट पड़ती है वो क्या कहलाता है, प्राइस। ठीक है, प्राइस रेफर्स टू द इंटरेस्ट रेट। तो बैंक के मामले में प्राइस क्या है, बैंक अपने इंटरेस्ट प्रोडक्ट की रेट। प्राइसिंग कैसे करता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट से करता है, और रेमिटेंस सर्विसेज की चार्जेस से करता है, फीस। अलग अलग चीज है। ठीक है, प्राइस रेफर्स टू बी फीस और चार्जेस द बैंक चार्जिंग फॉर ऑफरिंग द डिफरेंट सर्विस। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, प्रमोशन का मतलब होता है
कि दिस Ad. इंक्लूड्स पर्सनल प्रमोशनल मेजर्स एंड अदर प्रमोशनल मेजर्स। ठीक है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव दिस प्रमोशनल मेजर इज द ओनली टू विन द कस्टमर एंड मेक हिम टू अवेल द बैंक प्रोडक्ट। यानी कि प्रमोशन का मतलब है कि आप वो प्रोडक्ट वहां तक पहुंचा पाए और कस्टमर को जीत पाए, तो वो आपका प्रमोशन है। वो सारे जो काम करते हैं इन इस ऐसा होने के लिए वो, ठीक है। और प्रमोशन के लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप पर्सनल सेलिंग करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। अब देखो यहाँ पे प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट फर्क समझ लो। प्रमोशन करने के लिए ये एक्टिविटी की जाती है, इस एक्टिविटी का नाम क्या है, एडवर्टाइजमेंट। या पर्सनल सेलिंग करके भी आप प्रमोशन कर रहे हैं, या सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं स्पेसिफिकली, या पब्लिसिटी भी करना, ये सब सब सारी चीजें किस में आ रहा है, प्रमोशन में आ रहा है। प्लेस का मतलब है कि जहां आप ऑफर कर रहे हैं, वेयर द बैंक इज ऑफरिंग इट्स प्रोडक्ट। कहाँ पे ऑफर, अब मान लिया आपने कोई लोन निकाला जो आर्मी पर्सनल के लिए अच्छा है, ठीक है, और ऐसे स्टेट या ऐसे डिस्ट्रिक्ट को ऑफर चूज कर लिया जहाँ एक भी आर्मी पर्सन नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, बैंक जहाँ पर वो प्रोडक्ट ऑफर करता है। तो अब लेकिन टेक्नोलॉजी से क्या हो गया, सारा कुछ ई फॉर्मेट में, कहीं पर भी कोई प्रोडक्ट अब क्या होगा, आ गया। प्यूपिल, जरा इस एक बार जरा सबसे शुरू वाले चार बोलेंगे, पहला क्या है, बोलो। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है प्राइस, सबसे पहले, प्रमोशन, प्राइस। प्राइस। प्रोडक्ट है, कितने का है, प्राइस। और प्लेस। प्लेस, प्रमोशन। कहाँ पर है और कैसे है। और जो लास्ट वाले तीन है, प्यूपिल है, पीपुल। प्रोसेस है, प्रोसेस। फिजिकल और करेक्ट। एविडेंस। फिजिकल एविडेंस। ये याद कर लेना, एक क्वेश्चन जो है आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो लोग होंगे, पीपल का मतलब क्या हुआ कि जो लोग हैं, अब लोग में कौन आते हैं, बीइंग सर्विसेज मार्केटिंग एड्रेस लार्ज कस्टमर बेस, ह्यूमन फैक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ बिजनेस। If we take the marketing concept, the important aspect of bank marketing is flow of service from banker to the customer. So, people concept in marketing refer to the people who are doing the marketing strategy and also people who are the beneficiaries. यानी कि दोनों ही लोग शामिल हैं, मार्केटिंग करने वाला और जिनके लिए मार्केटिंग की जा रही है, वो दोनों। ठीक है। द inseparability of principle of bank product adds more importance to the people concept because the effectiveness of the product depend on the effectiveness of the people delivering। यानी कि वो प्रोडक्ट अच्छा तभी होगा जब उसको प्रोडक्ट को डिलीवर करने वाले लोग भी अच्छे होंगे। ठीक है। प्रोसेस में क्या बात आती है कि किस तरह से आपने क्या किया हुआ है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया हुआ है, प्रोडक्ट की स्ट्रक्चरिंग करी है, डिलीवरी स्टेज क्या है। उसने कहा output derived from the process is delivered in the expected way, fulfilling the promise. In short, process relates to all organizational activity which go into the marketing of the final product to the customer, including delivery channel. फिजिकल एविडेंस की बात क्या आती है, उसने कहा है कि जो भी डेवलपिंग टेंजिबिलिटी टू द इंटेंजिबिलिटी कॉन्सेप्ट। तो बैंकिंग सर्विसेज कैसी होती हैं, कैसी होती है बैंकिंग सर्विसेज, इंटेंजिबल। बेसिकली जितनी भी सर्विसेज हैं वो क्या होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं। इंटेंजिबल। उस इंटेंजिबल को टेंजिबिलिटी बनाना, अगर आपने टेंजिबल बना दिया, फील करा दिया, लोगों को ऐसा लगा कि वो जो है लोन लेने आए थे और लोन को हाथ में लेके घूम रहे हैं, मतलब इतना फील करा देना कि वो फिजिकल जैसा लगे उन्हें। ठीक है। तो रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट में फिजिकलिटी कैसे कर सकते हैं आप, क्या दे करके, डेबिट डेबिट कार्ड, कार्ड। एटीएम कार्ड, उसमें उनका नाम छाप के, उनके फोटो छाप के, पर्सनलाइज चेकबुक, और
उनको रखने के लिए प्रॉपर कवर, ये सब चीजें बैंकिंग सर्विस को क्या बनाती हैं, टेंजिबल बनाती हैं। ठीक है, इनका 7 P's आर बोथ इंडिपेंडेंट एज वेल एज, इंटरडिपेंडेंट। मतलब अकेले अकेले भी इंपॉर्टेंट है और मिलकर भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम उनको मिला के यूज नहीं करेंगे उनको। अच्छा, दो प्रोडक्ट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मार्केट मिक्स, तो जो मार्केट मिक्स का जब भी कोई पॉइंट आता है तो ये जो 7 P हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स। मतलब मार्केटिंग करने के लिए इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बताओ, बैंक मार्केटिंग रेफर्स टू सब हो जाएगा। मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट को आइडेंटिफाई करना, प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स को असेस करना, और बिजनेस डेवलपमेंट गोल बनाना, और एडेप्टिंग इट। तो क्या बोलता है इसका, ये चारों पॉइंट ही मार्केटिंग की डेफिनेशन के पार्ट होते हैं। ठीक, मार्केटिंग मिक्स रेफर्स बताओ। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, सब सही है। और दो, और ये वाले तीनों कौन से वाले हैं, 7 नीचे में का आंसर, तीन। और ये 4 वाले। ऑल द P मार्केटिंग मिक्स आर इंटरलिंक्ड in order to effectively develop and market a product or service in retail banking space, which one of the element is not relevant, कौन सा, सी राइट। writing है। प्रायोरिटी। ठीक है, in which of the stage of the marketing process does the an organization answer like who, where, when and how। हमने पढ़ा इम्प्लीमेंटेशन। था कि जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हमें ये सारी बातें के आंसर आने चाहिए, इन सारी बातों के आंसर हमको आने चाहिए। ठीक है, चैनल में भी एक क्वेश्चन आपका बना। चैनल का मतलब होता है आप अपने प्रोडक्ट को पब्लिक तक कैसे पहुंचाएंगे। अपने प्रोडक्ट को पब्लिक तक पहुंचाना क्या कहलाता है हमारे लिए, चैनल कहलाता है। तो डिलीवरी चैनल्स कैसे कैसे हैं, तो उसने कहा कुछ तो कैसे चैनल हैं, फिजिकल चैनल हैं। कई सारे प्रोडक्ट हम किसके थ्रू पहुंचाते हैं, एटीएम के थ्रू। कई सारे पॉइंट ऑफ सेल से, मोबाइल बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग से, और कस्टमर्स लायबिलिटी और अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, यानी कि अगर कस्टमर कोई अनऑथराइज ट्रांजेक्शन कर देता है तो उसकी खुद की जिम्मेदारी क्या होती है, इस पर बात की गई है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में इन सब बातों पर बात की गई है। ठीक है, चैनल से मतलब है कौन से चैनल, डिलीवरी चैनल। डिलीवरी चैनल। चैनल से मतलब क्या है, डिलीवरी चैनल, डिलीवरी। कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे डिलीवर करते हैं, चैनल का मतलब है ये। तो डिलीवरी चैनल फिजिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है। ये फिजिकल है और ये इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ पर हमें ऐसा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ब्रांचेस में कैसे कैसे हम प्रोडक्ट करते हैं। बहुत कॉमन सेंस से आप आंसर कर सकते हो। ब्रांच का लेआउट और एम्बियंस, एम्बियंस माने होती है साज सज्जा सजावट, वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये कल एक पॉइंट मैंने बोला था कि कल हो। बैंकिंग हाँ। करस्पॉन्डेंट, और क्या बोला था मैंने, बिजनेस फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर। बिजनेस फैसिलिटेटर बताया था। तो बिजनेस फैसिलिटेटर बहुत कॉर्पोरेट
लेवल पे जब हम जिनसे टाई अप करते हैं तो वो बिजनेस क्या कहलाते हैं? फैसिलिटेटर है। ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट चैनल के बेनिफिट्स हैं। मतलब बेसिकली 15 से 20 किलोमीटर के आसपास में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं, डोर स्टेप्स फैसिलिटी भी दे सकते हैं, और बेटर क्वालिटी ऑफ एसेट, और टारगेट क्लाइंट आर नोन एज लोकल एनजीओ या पोस्ट ऑफिस, या ये सब लोग क्या है, इनसे आप अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, एटीएम्स हो गए यहाँ पे। ऑन साइट और इसमें कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि ऑन साइट एटीएम क्या होता है? जो ऑन साइट ब्रांच के एटीएम क्या साथ होता जुड़ा है? रहता है। एक तो जनरल आंसर ये है कि आपकी ये ब्रांच है, और इस ब्रांच के कोने में क्या लगा हुआ है? आपका एटीएम। एटीएम लगा हुआ है। लेकिन सिर्फ इसी को ऑन साइट नहीं बोलते। ऐसा एटीएम जिस पर ब्रांच की कंटिन्यूअस अप्रोच होती है, उसको भी हम ऑन साइट बोलते हैं। आमतौर पर 50 से 100 मीटर के आसपास के जो एटीएम होते हैं उनको भी किस कैटेगरी में ले आते हैं? ऑन साइट। ऑन साइट ऑन में। साइड सर वैसे एटीएम होते हैं जो ब्रांच के नेटवर्क से चलते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब तो सब सीबीएस है ना। अब तो सीरियस है तो ब्रांच सर नेटवर्क उसको वाला। लीज लाइन तो चाहिए ना। क्या चीज? उसको तो नेटवर्क चाहिए, तो ब्रांच के नहीं, ही कई नेटवर्क बार को। ना ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कई बार क्या होता है, 50 मीटर दूर होता है, लीज लाइन नहीं होती, वहां पे वीसेट लगा होता है उसके ऊपर। तो फिर ऑफ साइड एटीएम हो जाएगी ना। नहीं, ऑफ साइट एटीएम, ऑफ साइट एटीएम का जो ऑन साइट और ऑफ साइट का एक डिस्टेंस का मैटर करता है। अगर वो इतना फ्रीक्वेंट एक्सेस है आपकी, आपके स्टाफ की फ्रीक्वेंट एक्सेस है, सब कुछ आप ही कर रहे हैं उसमें, अगर आप कैश भी आप ही डालते हैं, कोई कस्टमर आया तो आप भाग के जाते हैं, तो ऑन साइट कैटेगरी में आता है। और ऑफ साइट ऐसा होता है जो कोई और, कोई देखो ये लिखा हुआ है, are designed to be situated away from the branches at convenient and busy location to enable customer to access for it. They are different need of but necessarily from the branch. ने कहा है कि ऑफसाइट एटीएम डिजाइन टू बी सिचुएटेड अवे फ्रॉम द ब्रांच एट कन्वीनियंट प्लेस and busy location to enable customer to access it for their different needs but not necessarily from the branch. Offsite model has proved the need. आप ऑन साइट एटीएम को आप ऐसे भी मान लो कि उसकी चाबी, उसका ये सब कुछ अगर कंट्रोल ब्रांच का है, और कुछ कुछ एक रेडियस में 50-100 मीटर के आसपास है, तो ऑन साइट कैटेगरी में ही उसको ले लेते हैं। ये जो ट्रांजेक्शन वाला एक क्वेश्चन है, ये पक्का आ सकता है भाई। चार्जेस कितना है सर कस्टमर हाँ, ये को? देखो, पहली बात तो क्या है, जो मेट्रो लोकेशंस हैं, 6 मेट्रो लोकेशंस, उसमें कितने ट्रांजेक्शन है? उसमें तो 3 ट्रांजेक्शन है। हाँ, 3 ट्रांजेक्शन्स हैं। कहाँ पर? मेट्रो पर। नॉन मेट्रो में कितने हैं? 5 ट्रांजेक्शन। 5। ठीक है, तो ये लिखा हुआ 21 देखो, ये है। लिखा हुआ 3 फ्री ट्रांजेक्शन फॉर एटीएम ऑफ, अच्छा ये तो अदर बैंक वाला है। द परमिसिबल फ्री लिमिट फॉर एटीएम ट्रांजेक्शन एट प्रेजेंट आर, कितने हैं? 5 ट्रांजेक्शन है। 5। अपने बैंक का कस्टमर है अगर, तो अपने, अपना ही कस्टमर है, अपना ही एटीएम है, तो कितनी लिमिट है? 5। लेकिन अगर दूसरे के उसमें करेंगे तो कितनी है? ये यूनिवर्सल लिमिट है सर, मेट्रो के भी केस में। जो अपनी और उसकी है ना, हम्म। मतलब अपने एटीएम पे यूनिवर्सली 5 है, दूसरे के एटीएम पे यूनिवर्सली कितने हैं? 3 है, इन मेट्रो सेंटर, एंड 5 इन नॉट मेट्रो हाँ। सेंटर। सर वो चार्जेस वाला क्या, 21 रुपया इन हाँ, ये स्टेट देखो, ऑफ। देख लो, ये देखो, द कस्टमर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू पे 21 रुपीज, पहले 20 था ये, पर ट्रांजेक्शन कैरीड आउट बाई एटीएम बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट। यानी कि जो आपको फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट है, अगर आपने उससे ज्यादा वो कर लिया, मतलब चौथा ट्रांजेक्शन करा, तो इतना पैसा कटेगा। तो बैंक अकाउंट होल्डर है मिनिमम ऑफ 3 ट्रांजेक्शन। कहाँ पर है 3 ट्रांजेक्शन? मेट्रो में। मेट्रो में। ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ, और चाहे कैसे भी हो,
इन ए मंथ, और ये मंथ कितने में है, मंथ में। अगर उससे ज्यादा करेगा तो क्या क्या चार्ज लिया जाएगा आपसे, 21 रुपए। ठीक है। इस- 21 रुपए ले आता है, थोड़ा ज्यादा ले आता है, 21 रुपये पूरा सर्विस टैक्स आएगा प्लस जीएसटी। क्योंकि प्लस पहले जीएसटी। आपने देखा होगा कि आपके अकाउंट से कितने कटते थे, 23.60 करते थे। 23.60 का मतलब 20 प्लस 18% करता था। पहले 20 प्लस 18% करता था, अब क्या है, 21 प्लस हो गया। ठीक है। आरबीआई मैंडेटेड ओनली द मिनिमम नंबर ऑफ फ्री ट्रांजेक्शन एटीएम में ऑफर मोर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट टू देयर कस्टमर। तो बैंक क्या लिखा हुआ है, बैंक में ऑफर, मतलब वो तो आरबीआई ने कहा इतने तो देने ही होंगे, उससे ज्यादा कई कई बैंक हैं बिल्कुल चार्ज नहीं लगाते आपके पास। एक क्वेश्चन ये पक्का रखा हुआ है आपका, ये वाला क्वेश्चन पक्का रखा हुआ है कि अगर फेल्ड ट्रांजेक्शन है, फेल एटीएम ट्रांजेक्शन है, तो मैक्सिमम कितने दिनों में आपको उसको कर देना है उसका अकाउंट। जी यस सर। कंप्लेंट की डेट से 5 दिनों के अंदर। ठीक है, कंप्लेंट की दिनों से, डेट से 5 दिन। ठीक है। बैंक हैव टू पे कंपनसेशन ऑफ कितने रुपीज 100 रुपये पर डे। पर डे, देना पड़ेगा डिले। ठीक है। और इन रिक्रिएटिंग द अमाउंट बियॉन्ड इतना फ्रॉम द डेट रिसीव कंप्लेंट फॉर फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन। तो जिस दिन उसकी शिकायत आई है उस दिन से लेकर के बियॉन्ड T+5 का मतलब क्या हुआ, मतलब अगर 10 दिन में करोगे तो कितने दिन का दोगे उसे आप, 5 डे का। 5 डे का देंगे। ठीक है। द कंपनसेशन हैज टू बी क्रिएटेड इन अकाउंट विदाउट एनी क्लेम बीइंग, मतलब ये जरूरी नहीं कि वो क्लेम करे। अगर आपको आपको आप कह रहे हैं कि उसका 10 दिन में सेटलमेंट हुआ है, तो सीधे सीधे 5 दिन का उसका अकाउंट में डायरेक्ट बिना उसके मांगे में दे देंगे। इफ द कंप्लेंट इज नॉट लॉज विद इन द 30 डे ट्रांजेक्शन द कस्टमर इज नॉट एन। तो कम, अगर उसे कंपनसेशन चाहिए तो उसे कंप्लेंट कितने दिनों में लॉन्च करनी है, 30 दिन। 30 days। अच्छा, अगर वो 6 महीने बाद लॉन्च करता तो क्या कंपनसेशन नहीं करोगे, मिलेगा। है पैसा नहीं दोगे उसका। पैसे तो देना है, कंपनसेशन नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, कहीं ऐसा नहीं कि भाई अब तो हमने पढ़ा था 30 दिन बाद नहीं देना है। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन व्हाइट लेबल एटीएम से भी पूछ लेता है। व्हाइट लेबल का मतलब होता है वो नॉन बैंक एंटिटी होती है, यानी बैंक नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या लगा रखे हैं, सेटअप कर रखे हैं, उसके मालिक हैं, और उस एटीएम को वो ऑपरेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं व्हाइट लेबल एटीएम। और जो वो काम करते हैं उनको व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है। एटीएम को एटीएम और उन बंदों को, तो जैसे आपने कौन कौन से सुने इंडिया में, हिटैची, टाटा। टाटा की है, हिटाची की है। टाटा, हिटैची, और किसी को भी नाम सुना हुआ है। एक इंडी कैश आता है इसमें। वो टाटा इंडी कैसी है, ये बेसिकली दो ही सुने हुए हैं मैंने भी ना। ठीक है। अच्छा, अभी जो है एक रूल आया है कि कितने समय तक एटीएम डाउन रहेगा तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। बोलो, कुछ आरबीआई के रूल आए हैं। वही है सर, वही है। 10,000 रुपए की रनिंग आउट ऑफ पेनल्टी है, कैश। पर वो टाइम कितना है, अगर 10,000 रुपए की पेनल्टी है पर टाइम कितना है। सर यूनिवर्सल ट्रांजैक्शन फिर तो 5 ट्रांजैक्शन फ्री हो गया ना, अगर अपने बैंक से करता है हाँ किसी भी अपने सिटी में, में हो। हाँ अपने में, जी जी। अपने में और दूसरे में अगर करते हैं तो 3 ट्रांजैक्शन। फ्री ट्रांजेक्शन।
वो इसमें दिया हुआ नहीं, एक मिनट को जरा। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये मालूम है ना, कैश आउट वाली पोजीशन? कैश आउट वाले में penalty? जी जी मालूम है सर, लेकिन क्या एग्जैक्ट है, कितने एक मिनट, दिनों पे कैश आउट। इसके लिए भी बैंक वालों ने जुगाड़ ढूंढ लिए हैं। वो क्या हम्म करते हैं 50,000 कि और कुछ जैसे ही नोट लगा पाँच के हजार या उसमें तो रबर घर डाल। जाना है तो क्या करते हैं, या तो शटर डाउन कर देते हैं। नहीं सर, वो दूसरे बिन में ही 50,000 रखते हैं, वो 50,000 ड्रॉ करते रहते क्या करते हैं? हैं, पैसा निकलता ही नहीं है। हाँ मतलब कुछ वो ऐसा कर देते हैं। उसमें रबर लगा देते हैं ना तो निकलता नहीं है पैसा। कैश आउट होता ही नहीं है कभी। ऐसा शॉर्ट होता ही नहीं है। ये एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये पूछ सकता है, कैश आउट होने वाला। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे आपको? यस सर। अवेलेबिलिटी ऑफ एसएटीएम है, ये है पेनल्टी। उसने 10,000। कहा, देखो ध्यान से देख लेना क्योंकि ये बाद में फिर देखने को नहीं मिलेगा आपको, अभी देख लो। उसने कहा मोर देन 10 आवर्स इन अ मंथ। मंथ, तो 10,000 की पेनल्टी पर एटीएम। एटीएम लगेगी। और अगर WLA है तो पेनल्टी वुड बी चार्ज टू द बैंक विच इज मीटिंग द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर, यानी उस WLA को कैश रिक्वायरमेंट की जो पूर्ति कर रहा है उसको लगेगा। ठीक है, क्या है वो, दो ही बातें याद रखनी है। क्या? एक महीने में कितना? 10 आवर। हाँ, और पेनल्टी कितनी है? 10,000। 10,000। ठीक है। ये पीपीबी वाला बुक में है। हाँ एटीएम वाले में हो सकता है, बट ये जो है यूनिवर्सल क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक, PPP और है रिटेल का सर अब। यूनिवर्सल क्वेश्चन है। चलो आगे देखो, इसमें कोई पॉइंट ऐसे। Regulatory prescriptions of resolution of such complaint within 7 days and penalty for failure to do so have been ensured. The most of these discrepancies are rectified immediately and not kept pending beyond 7 working days. Online monitoring ATM have high number of dispenser problems. Follow up with manufacturer for critical preventive maintenance. Training of customers to ensure proper cash loading and oversight of the senior management and resolution. तो बेसिकली यहाँ ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लिया कोई कैश डिस्पेंसर में कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं तो वो क्या कहता है, उसको विद इन 7 डे में क्या कर लेना है, दूर कर लेना है। मतलब रिजर्व। मशीन पैसा नहीं दे रही है, कोई कारण है तो उसे वो करना। ठीक है, ये हमने पढ़ ही दिया था कि T+5 वाला है। ठीक है, ये कैश रिसाइकलिंग मशीन क्या होती है, पता है आपको? वो जिसमें डिपॉजिट और कैश विड्रॉवल डिपॉजिट। दोनों होता है। और जो पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हो उसी में से वो पैसा क्या कर रही है, विड्रॉ भी करता है। पे भी कर रही है। मतलब वो उन्हीं नोटों में से मतलब के नोट निकाल करके
पेमेंट भी कर दी है। और कुछ मशीनें होती हैं सिर्फ कैश की, कौन सी मशीनें होती हैं, कुछ मशीनें सिर्फ, डिपॉजिट लेता है, और कुछ मशीनें सिर्फ कैश की विड्रॉवल। डिस्पेंसर होती हैं, और कुछ मशीनें कैश रिसाइकल वाली होती हैं। तो जो मशीनें दोनों काम करती हैं वो रिसाइकल, जो केवल डिपॉजिट लेती हैं वो तो कैश, पानी ले और उधर जो है ना, केवल पेमेंट है। गाड़ी के तौलिया झाड़ के बढ़िया से लगा देना तो जो तो अथी है रबर। पॉइंट ऑफ सेल, सर पॉइंट ऑफ सेल का क्या था? पॉइंट ऑफ सेल का मतलब जहां पर भी वो मशीन नहीं रखी होती है, ग्रीन चैनल वाला। हाँ, कहीं पर भी जहां पे आप अपने एटीएम का यूज कर पाते हैं खड़े होकर के, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। तो मतलब जहां दुकान पर में भी भी आप तो रहता अपना है। कुछ क्रेडिट या डेबिट कार्ड का क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल के यूज के कई तरीके हो गए हैं कि अब तो क्या है, मशीन के अलावा कहीं पे खाली मशीन ना होती, ऊपर खाली कार्ड रख देते हैं, तो भी आपका पैसा डेबिट वगैरह होता है। तो कितने बताया इसने, देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ पीओएस टर्मिनल, electronic cash registers that are usually be high volume merchants such as departmental store dial-up terminal that automatically dial a specific telephone number, often toll-free number to obtain the authorization। तो एक तो बोला इसने सीधे क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, यानी कि मशीन में लगाया और काम हो गया। दूसरा क्या है, किसी नंबर पे डायल डेवलप करोगे वो करना है। आपको ओटीपी वगैरह देगा, तो वो ओटीपी यूज करने से उतना पैसा आपका कटेगा। तो ये तो नहीं होता, अब तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ठीक है। ये वाला देख लो जरा, बैंक हैव agreed to put a cap on charge they levy on withdrawal of the cash customer using। तो पहली बात तो ये है कि आजकल आप क्या कर सकते हैं, पीओएस पे जाके कैश भी निकाल सकते हैं। और ये लिमिट कब से हुई, जब कोविड आया था ना, कोविड में वो कह रहा था ना कि पैसा निकालने के लिए बैंक नहीं आना है, पेट्रोल पंप से हम्म। भी ले सकते हैं, सुना था आपने, ठीक है। yes। तो उसमें क्या है, कैश टू बी विदड्रॉन फ्रॉम द एनी मर्चेंट विद पीओएस अप टू ए सीलिंग ऑफ कितने हजार है, एक एक हजार हजार किसी भी सेंटर पर। सब्सिक्वेंटली तो बाद में जब कोविड के समय क्या करता इस लिमिट को, वैसे तो 2008 से चल रही है, लेकिन कोविड के समय क्या करता कि लिमिट बढ़ा दी थी, क्या करा थी कि 2000 कर दी थी पर डे इन टीयर 3 और टीयर 4 में, और पर डे लिमिट ऑफ 1 और 2 में सेंटर रिमेन अनचेंज। यानी कि जो बहुत बड़े सिटी हैं वहां पे कितनी है, हाँ। 1, और 3 और 4 के लिए कितनी है, 2000। उसका रीजन ये है कि बड़े शहर में एक एटीएम काम नहीं कर रहा तो उसके बगल में 50 मीटर में दूसरा एटीएम मिल जाएगा। लेकिन छोटे शहरों में एटीएम्स की अवेलेबिलिटी क्या है, कम है, इसलिए पॉइंट ऑफ सेल पर भी 2000 रुपये तक आप कैश निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारा जो इंटरनेट बैंकिंग है वो कितने बिट इनक्रिप्टेड होता है, 256। हाँ ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बेसिकली सिक्योरिटी मेजर होता है। तो पहले 128 हुआ करता था, अब कितना हो गया है, 256 बिट इनक्रिप्टेड हमारा जो इंटरनेट बैंकिंग का नेटवर्क होता है। The transmission of the product offering to the targeted customer segment will become more electronic, with banks pushing out the information over the ATM and personal computer network। इसका मतलब क्या हुआ, उसने कहा जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर करते हैं कस्टमर की, मेक एफर्ट टू कंसोलिडेट द इंफॉर्मेशन इनटू वेयर हाउस। जो भी डेटा आती है उसको कहाँ भेजते हैं हम लोग, वेयर हाउस में, फॉर टारगेटिंग सर्टेन कस्टमर सेगमेंट फॉर न्यू कस्टमर ऑफरिंग। तो किसी बंदे के एटीएम का
ज्यादा यूज करना भी, या उसकी यूज करने की जो टैक्टिस हैं उससे भी आप पता लगा सकते हो और उससे भी आप मार्केटिंग अपनी कर सकते हो। नॉट वेस्ट रिसोर्स मेकिंग द सेम प्रोडक्ट ऑफरिंग और द अदर सेगमेंट प्रॉब्ली वुड नॉट बी इंटरेस्टेड। मतलब अगर वो एक बार वो प्रोडक्ट ले ले रहा है तो उसको दोबारा बार बार कॉल करने की जरूरत ना हो, ऐसा कुछ है। ठीक है। लाडू बीतते लाडू बीतते लाडू बीतते। इस पॉइंट को देखेंगे जरा। Security of interbank transaction, one of the most area of concern. Security issue include question of adopting internationally accepted state-on-art minimum technology standard for access control, encryption and decryption, minimum key length, firewall, verification of digital signature, public key infrastructure. The regulator is equally concerned about the security policy for the banking industry. तो basically जो point आए सिक्योरिटी के पॉइंट क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, यानी कोडिंग और डिकोडिंग अपने मैसेज की। फायरवॉल जो होता है आपके वायरस को अंदर ना आने दें। वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर करके। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक कोड तो हर बंदे के बाद इंडिविजुअल होता है, उसे कौन सी की बोलते हैं, प्राइवेट। और एक कोड यूनिवर्सली अवेलेबल होते हैं जितने भी ये यूजर्स होते हैं, जैसे मर्चेंट वाले या जहां पर हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो वो इस प्राइवेट की डालने वाले की मैचिंग कराते हैं कौन सी की से, पब्लिक की से। अगर वो मैच हो जाती है तो मान लेते हैं कि हाँ ये ट्रांजेक्शन सही हो रहा है। आप लोग भी स्क्रीन पे, जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग भी स्क्रीन पे कंसंट्रेट हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कोई चीजें सामने से आपके भी गुजर सकती हैं। एटीएम पिन मैक्सिमम कितने नंबर का होता है? 2 डिजिट का होता है। 4 डिजिट का। 4 डिजिट। और यूपीआई पिन? 4 डिजिट और 6 डिजिट 6 का डिजिट। होता है। 4 डिजिट में बच रहा है, 6 डिजिट। यूपीआई पिन जो है किसी किसी बैंक का 6 डिजिट का है, किसी किसी का 4 डिजिट। 4 डिजिट। जो ये इंटरनेट पेमेंट गेटवे होते हैं, बेसिकली ये क्या होते हैं? इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब है ऐसी वेबसाइट, ऐसा एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप अपनी डिटेल्स डालते हैं और वो डिटेल वहां तक पहुंचती है जहां जानी है। इस बीच में जो भी हम सॉफ्टवेयर स्क्रीन यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। ये जो दोनों कंपनियां हैं, रेजर पे और क्रेड, ये कौन सी बैंकिंग करती हैं? एजेंट से बात करते हैं ना।
कौन सी बैंक की? न्यू। नियो बैंक, जिनकी अपनी कोई ब्रांच नहीं होती, लेकिन ये बैंकों को फैसिलिटेट कर रहे हैं और बैंक के बहुत बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से हैं ये। एक ये क्वेश्चन वैसे हमने वहां बता दिया था, लेकिन फिर भी देख लो कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यहाँ ना आए या वहां जाए। एक एसटीआर होती है और दूसरी क्या होती है? CTR। सीटीआर। सीटीआर कब जाती है? 15 तारीख तक अगले महीने। एवरी मंथ बाई 15 तक जाती है। यानी अभी जैसे 15 जून तक हमारी 31 मई तक की रिपोर्ट चली जाएगी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कितने लाख तक के ट्रांजेक्शन को लेते हैं? 10 लाख तक 10 लाख तक के ट्रांजेक्शन इन अ मंथ। मंथ। एक महीने में अगर 10 लाख तक का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वह रिपोर्ट होगा। और एसटीआर में क्या होता है, कितने अमाउंट तक जाते हैं? ये तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है और वो हम्म, अमाउंट नहीं होता, कुछ भी हो सकता हाँ, है। एसटीआर में कोई भी अमाउंट का क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपको कहीं पर भी सस्पिशियस लगता है तो आप उसको एसटीआर में रिपोर्ट में भेज सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो 5,000। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर विदाउट एंड टू एंड एनक्रिप्टेड आपका सिस्टम है तो उसके थ्रू आप केवल कितना पैसा भेज सकते हैं? 5। 5,000। और इनक्रिप्टेड है तो चार्ज है। 50,000 है। और इसमें बोला हुआ है कि बैंक इसको लिमिट को बढ़ा भी सकता है अपने रिस्क को देखते हुए, बेस्ड ऑन देयर ओन रिस्क परसेप्शन। उन्होंने कहा बैंक में प्लेस पर ट्रांजेक्शन लिमिट वो बढ़ा भी सकता है। ठीक है। बैंक में प्लेस पर ट्रांजेक्शन लिमिट बेस्ड ऑन देयर ओन परसेप्शन विद द अप्रूवल ऑफ इट्स बोर्ड। ठीक है। ऑन ए रिव्यू इट हैज बीन डिसाइडेड टू रिमूव दिस कैप। तो ये 50,000 की कैप अब किस पे डिपेंड करेगी? उसके अपने एजीबी। बोर्ड पर। ये क्या लिखा हुआ है, इसको बताइए जरा। यूएस USSD। यूएसएसडी जो होता है वो जिनके मोबाइल में क्या नहीं होता? नेटवर्क। इंटरनेट। इंटरनेट। इंटरनेट नगर नहीं है, फिर भी आप मोबाइल बैंकिंग करना चाह रहे हैं, तो वो इस मीनू, अब मीनू से मतलब क्या है? जब आप मैसेज भेजेंगे तो आपके पास शुरू में क्या आ जाएगा? एक मीनू आ जाएगा। आपने पैसे निकालने हैं, मान लिया 4 नंबर, तो आप अपने कीपैड में 4 दबाएंगे और एंटर मार देंगे। फिर अगला मीनू आ जाएगा, उसमें लिखा हुआ अमाउंट सेलेक्ट करिए, उसमें किसी में 1,000 या अमाउंट इनपुट करिए। तो मतलब बिना नेटवर्क के भी ये मैसेज जो है क्या होते हैं, वहां तक पहुंचते हैं स्टार और आपके 99 हैश ट्रांजेक्शन करके आता है। है। स्टार स्टार 9। 99 हैश, ये दबाना है पहले इसके लिए, यूएसएसडी को लेना। स्टार 99 99 यस। हैश। एस। तो आपके वो पहला प्राइमरी मीनू आएगा। हम्म। इसके लिए नेट की जरूरत नहीं होती। यूपीआई कौन चलाता है इंडिया में? NPCI। एनपीसीआई। एनपीसीआई।
और आरटीजीएस एनईएफटी कौन चलाता है? RBI। आरबीआई। और आईएमपीएस कौन चलाता है? तो यूपीआई का पार्ट है ना IMPS। एनईएफटी और आरटीजीएस जो है वो तो आरबीआई मैनेज करता है, और यूपीआई हो या आपका आईएमपीएस, ये दोनों एनपीसीआई देखता है। ये क्या होता है एमएमआईडी? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ये यूज मोबाइल होता है का आईएमपीएस में। करता है। किसमें यूज होता है? आईएमपीएस। अगर आपने किसी का नाम ऐड नहीं भी कर रखा लेकिन उसका क्या मालूम है आपको, MMID। तो भी आप उसको पैसा भेज सकते हैं। ठीक है। यूपीआई के पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? पेयर, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जहां से ट्रांजेक्शन क्या होता है, स्टार्ट होता है। और ये कौन है? डेस्टिनेशन है। फिर कौन से बैंक से भेज रहे हैं और कौन से बैंक को भेज रहे हैं? इसमें यूपीआई में ट्रांजेक्शन लिमिट कितनी है? 1 लाख। 1 लाख है। इसमें भी कई बैंकों ने कितनी कर रखी है? 25। मेरे पास आरआरबी का यूपीआई है, तो उसमें जो है 25,000 से ज्यादा ट्रांसफर नहीं होते। ये भीम क्या है? ये भी तो यूपीआई का ही है ना। ये एक गवर्नमेंट की है। इंटरफेस है, लेकिन यूज ये भी क्या करता है? यूपीआई का यूपीआई इंटरफेस को यूज करता है। वीपीए का मतलब क्या होता है? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का मतलब क्या होता है? जो आपका @YBL लिखते हैं ना आप लोग, कुछ भी कुछ, ये सब क्या है? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ये आ गया अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा *99 Yes। है। और ये जितने भी मोबाइल ऑपरेटर हैं सबके लिए कॉमन है। कितनी भाषाओं में है ये? 12। 12 लैंग्वेज। ये है देखो, इतनी फाइनेंशियल सर्विसेज है और इतनी क्या है, नॉन फाइनेंशियल सर्विस। कितनी है फंड ट्रांसफर लिमिट इसमें? 5,000। 5,000। क्यों है? क्योंकि एंड टू एंड इनक्रिप्ट जहाँ नहीं है ना, वहां पर भी तो हम्म, 5,000 होता है। क्योंकि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड ये नहीं है। तो नहीं। विदाउट एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, इसलिए इसमें लिमिट कितनी है? 5,000। हाँ, ये आजकल क्वेश्चन बन रहा है काफी इसका। जो नया वर्जन आया है ना इसका यूपीआई का, इसका नाम क्या है? ये भी इसी ये का भी है। तो बिना इंटरनेट बैंकिंग के चलने वाला है सर। हाँ। *99#, यही जगह हाँ, है। ठीक है। *99#। थ्रू यूपीआई 1 2 पे फीचर
phone user will now be able to undertake a host transaction based on the four technology alternatives. They including calling on IVR number, F functionality in features phone, missed call based approach and also proximity sound. ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन समझिए कि ये जो यूपीआई 123 पे है, ठीक है, फीचर फोन यूजर नाउ भी, जिसमें क्या क्या कर सकते हैं आप, कौन सी चार टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? IVR, एक तो इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स बोलते हैं ना, IVR मीनू होता है ना, एक दबाएं दो दबाएं वाला। दूसरा ऐप फंक्शनैलिटी इन फीचर्स फोन, उसमें ऐप डाल करके। तीसरा क्या है? missed call मिस approach. कॉल के बेस पे, एंड ऑल्सो प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट। Feature phone were where payment functionality implemented by the OEM. OEM का मतलब कितना होता है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो उसने बोला हुआ है कि यूपीआई ऐप ऑन फीचर फोन which is developed by the GupSup with Airtel Payment Bank. In this type, the solution providers will need to partner with the feature phone mobile manufacturer to enable native payment app developed in the embedded in the C language. Look and feel the app is similar to the smartphone based app. तो बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है कि वो जो मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, वो मोबाइल बनाने वाली कंपनी ही इस सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल में डलवा ले। IVR नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ, एक हम शुरू में पढ़े थे जब टॉपिक में क्या पढ़े थे हम लोग? कस्टमर लायबिलिटी। लायबिलिटी से मतलब जब कोई नुकसान होता है तो किसकी क्या क्या जिम्मेदारी होती है। तो उसने कहा कि कस्टमर को क्या करना है आजकल, SMS अलर्ट, ईमेल अलर्ट जहां अवेलेबल हो, किसके लिए, जो भी वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करता है। कस्टमर मस्ट बी एडवाइज टू नोटिफाई द बैंक एनी अनऑथराइज्ड, अगर से कोई भी ऐसा मैसेज अगर आता है तो क्या करे, बैंक को बताए वो, ठीक है। बैंक सेल ऑल्सो enable customer instantly response by reply to the SMS, email alert should not be required to the search for a web page। मतलब वो ऐसा ना हो कि उसे कहो कि भैया वेबसाइट खोलो, फिर ये लिंक दबाओ, वो लिंक दबाओ, तो उसे सब कुछ क्या करना है, मैसेज के थ्रू ही बैंक ने अब भेजना है। मतलब एक डायरेक्ट लिंक फॉर लॉजिंग द कंप्लेंट, मतलब वो वेबसाइट में ढूंढेगा नहीं, सीधे एक ऐसा लिंक होना चाहिए, उसे दबाते ही सीधे कौन सा फॉर्म खुल जाएगा, कंप्लेंट का फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है कितने, किस किस कंडीशन में कितना कस्टमर को बियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कस्टमर की क्या है, बिल्कुल जीरो लायबिलिटी कब है, कब जीरो लाइबिलिटी कब होगी? ने कहा एंटाइटलमेंट टू जीरो लाइबिलिटी शैल अराइव वेयर द अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन अकर्स इन द फॉलोइंग इवेंट। कैसे हुआ? कॉन्ट्रीब्यूटरी फ्रॉड, यानी कुछ लोगों ने मिलके किया हुआ है, नेग्लिजेंस से हुआ है, आपकी डिफिशियंसी ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक हुआ है, तो इस मामले में कस्टमर की लाइबिलिटी क्या है? जीरो। जीरो है। थर्ड पार्टी ब्रीच वेयर द डिफिशियंसी लाई नाइदर विद द बैंक और
ना तो कस्टमर ने भी गलती नहीं करी, बैंक ने भी, बीच में से कोई आ गया डेटा में गड़बड़ कर गया। और दूसरा कौन सा है ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लाइबिलिटी वाला क्लॉज ना। तो कस्टमर शैल बी लाइबल टू द लॉस किस किस मामले में, इन केस वेयर द लॉस इज ड्यू टू नेग्लिजेंस बाय द कस्टमर सच एज वेयर ही हैज शेयर्ड। अब नेग्लिजेंसी भी कई तरह की है। एक नेग्लिजेंसी तो है कि आपने सिर्फ अपना एटीएम कार्ड कहीं पे छोड़ दिया। एक नेग्लिजेंसी क्या है कि एटीएम कार्ड भी छोड़ा और वहां से फोन आया तो एटीएम का ओटीपी बता दिया, पिन भी बता दिया। तो अगर आप क्या कह रहे हैं, वेयर ही हैज शेयर द पेमेंट के क्रेडेंशियल कर रहे हैं, तो कस्टमर विल बियर द एंटायर लॉस अंटिल ही रिपोर्ट्स द अनऑथराइज ट्रांजेक्शन टू द बैंक। यानी कि अगर वो रिपोर्ट कर देता है कि भैया मेरे उसमें अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, और उसके बाद भी वो एटीएम का पिन वगैरह बता रहा है, तो कौन जिम्मेदार होगा? कस्ट कस्टमर। जब उसने एक बार बता दिया बैंक को कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, उसका अकाउंट ब्लॉक करना होगा ब्लॉक एटीएम। करना होगा। तो यही कह रहा है कि अनटिल ही रिपोर्ट्स, क्या लिखा हुआ है, जब तक वो रिपोर्ट करता है तब तक का सारी जिम्मेदारी, सारा लॉस कस्टमर उठाएगा। और ये ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि अगर उसने बता दिया कि भैया मैंने जो है किसी आदमी को ओटीपी दे दिया था, वो रोजाना मेरे खाते से 2,000 रुपये निकाल रहा है, आज मैंने दे दिया मान लिया 7 जून को, 7 जून के बाद अगर उसने पैसे निकाले तो कौन जिम्मेदार होगा? बैंक। ठीक है, उससे पहले तक कौन जिम्मेदार होगा? वो कस्टमर खुद होगा। और कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसके लिए ना तो बैंक और ना ही कस्टमर का कोई रोल है, लेकिन वो कोई और इस सबको काम धाम को कर रहा है। एंड वेयर इज ए डिले ऑफ कितना 4 to 7 वर्किंग डे आफ्टर रिसीविंग द कम्युनिकेशन फ्रॉम द बैंक on the part of the customer is notifying the bank such a transaction as per the transaction liability of customer shall be limited to a transaction value। तो जितने की ट्रांजेक्शन वैल्यू है वहां तक का लॉस उठाएगा। द अमाउंट मेंशन एज गिवन बिलो विच एवर इज लोअर। तो अगर आपके ऐसे अकाउंट में गड़बड़ हो रही है तो कितने की लाइबिलिटी है? 5 ठीक है, और बाकी सब में कितने की लाइबिलिटी है? एक जो लाइबिलिटी है कस्टमर का है क्या? इतना वो बियर करेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ए कस्टमर की। मतलब 5,000 तक तो कस्टमर उठाएगा, अगर उससे ज्यादा चला गया पैसा तो फिर बैंक वो करेगा। ये देखो ये लिखा हुआ है ना, इधर देखो, लास्ट की 2 लाइन देख लो एक बार। उसने कहा पर ट्रांजेक्शन लायबिलिटी ऑफ द कस्टमर शैल बी लिमिटेड टू। मतलब कस्टमर के लिए जो ट्रांजेक्शन लायबिलिटी वो लिमिटेड होगी, किस तरह से? 5,000 और अदर सेविंग, ऑल अदर सेविंग अकाउंट, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से, करंट कैश है, करंट कैश ओडी वगैरह है, ड्यूरिंग 365 प्रोसीडिंग इन द इंसिडेंस ऑफ फ्रॉड, लिमिट अप टू 25 लाख। जिनका बैलेंस कितना होता है? 25 लाख तक का बैलेंस 10,000 है। क्रेडिट कार्ड विद लिमिट अप टू 5,000 लाख है तो भी 10,000 है। ऑल अदर करंट कैश ओवरड्राफ्ट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड्स विद द लिमिट ऑफ अबव 5 लाख, उसमें कितना है? तो 5 लाख वाले में कितना है क्रेडिट कार्ड में? 10,000। 10,000 है। 10,000 5 लाख से ऊपर वाले में कितना है? इन केस ऑफ डिले इन रिपोर्टिंग इज बियॉन्ड द 7 वर्किंग डे। तो ये भी ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग कितने दिनों के अंदर हो जानी चाहिए? विद इन 7 7 दिनों डेज। की। और अगर 7 दिनों के बाद करता है तो जो भी बैंक की बोर्ड ने अपनी पॉलिसी में बनाया हुआ उतने तक की लायबिलिटी उस कस्टमर की हो जाएगी फिर।
अगर 7 दिनों के अंदर वो रिपोर्ट कर देता है तो कितनी लायबिलिटी है, कस्टमर की इतनी है। बेसिकली बैंकों ने क्या करा रखा होगा ना, इसका इंश्योरेंस करा रखा होगा। बैंकों ने क्या करा रखा होगा, इंश्योरेंस करा रखा होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, मतलब कस्टमर को अगर आपने लायबिलिटी ठहरानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसको प्रूफ करना पड़ेगा सब गलतियां, बैंक को बताना पड़ेगा आपने ये गलती करी इसलिए इसको अब आपको भुगतना पड़ेगा। ये जो टैट है ना, कस्टमर के कंपनसेशन वाला, एटीएम वाला, ये चार्ट में से एक क्वेश्चन आ सकता है, जो ध्यान से देख लीजिए सब लोग। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट, फ्रेमवर्क फॉर ऑटो रिवर्सल एंड कंपनसेशन। तो यहाँ पर अगर एटीएम में कस्टमर अकाउंट डेबिटेड बट कैश नहीं मिला, मतलब मशीन से क्या नहीं मिला, कैश नहीं मिला, तो बोलता है प्रोएक्टिव रिवर्सल ऑफ फेल ट्रांजेक्शन विद इन ए कितने दिन, T+5 में। और कंपनसेशन क्या है, अगर बियॉन्ड T+5 में कितना मिलेगा उसे, 100 रुपये 100 पर रुपये डे। पर डे। ठीक है, तो ये तो है एटीएम पर। अब ये बात है कि दूसरा वाला किसका है, कार्ड ट्रांजेक्शन। तो मान लिया आप पैसा नहीं निकाल रहे लेकिन कार्ड टू कार्ड क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें भी तो ऐसा हो सकता है कि आपका खाता डेबिट हो जाए। हम्म, उसमें भी वही है ऊपर बोला। नहीं, उसमें T+1 है, क्योंकि इसके लिए आपको एटीएम जाने की जरूरत नहीं है ना। आपने ए का खाता डेबिट किया और बी का खाता क्रेडिट नहीं हुआ, तो सिंपल क्या करेंगे आप ए का खाता वापस क्या कर देंगे, क्या कर देंगे वापस, क्रेडिट कर क्रेडिट। देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको एटीएम जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसलिए कितना रखा हुआ है इसमें, T+1। 1। और अगर पॉइंट ऑफ सेल पर ये काम कर रहे हैं तो कितना है, T+5, क्योंकि वो आपको सही। उनके रिकॉर्ड, उनका स्टेटमेंट सब देखना पड़ सकता है ना। ठीक है, अच्छा, कार्ड नॉट प्रेजेंट, अकाउंट डेबिटेड बट कंफर्मेशन नॉट रिसीव्ड एट एनी मर्चेंडाइज सिस्टम, उसके लिए क्या है, इसके लिए यहाँ दिया नहीं कुछ, क्या बात है? यहाँ पर फिर कुछ इसके दिया बाद नहीं है ना, वो तो अलग केस आ गया, तीसरा वाला आ गया, आईएमपीएस का है। भाई पहला जो है वो आपका किसका, एटीएम का है, दूसरा क्या है, कार्ड ट्रांजेक्शन का है, और तीसरा किसका है, आईएमपीएस का। आईएमपीएस में कितना है, क्योंकि इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 100 रुपये पर इसका है। अगर यूपीआई का ट्रांजेक्शन है, आपका अकाउंट डेबिट हो गया वो है, तो उसके लिए भी क्या है, T+1 है। और T+5 किसके लिए, अकाउंट डेबिटेड बट ट्रांजेक्शन कंफर्मेशन नॉट रिसीव्ड एट द मर्चेंट लोकेशन, यानी आपका अकाउंट डेबिट हुआ लेकिन जहां पैसा जाना था उसने क्या नहीं, उससे क्या नहीं मिल पाई है बैंक को, कंफर्मेशन नहीं मिल पाई, यानी दूसरे पे डिपेंडेंसी आ गई ना। जैसे ही दूसरे पे डिपेंडेंसी आ जा रही है तो उस पे जो है टाइम कितना हो जा रहा है, 5 दिन हो जा हाँ। रहा है। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं तब क्या है, उसमें भी कितना है, 5 दिन। और बाकी इधर पेनल्टी क्या है, सब में 100 रुपी पर डे है। पर अकाउंट डेबिटेड बट नॉट, बट बेनिफिशियरी अकाउंट नॉट क्रेडिटेड, तो इसमें क्या है, आधार वाले में तो ये दोनों एक ही है मेरे को लग रहा है ना, ये हाँ अच्छा एक ही बना रखे हैं इन्होंने, मतलब यहाँ पे सेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है,
आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, अगर यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ तो भी क्या है, T+1 और इतना है। और अगर NaCH में पैसा आया गया नहीं आया हुआ तो भी क्या है, T+1 है। T+1 मतलब T+1 तक सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर 100 रुपये चार्ज लगना। 100 रुपये पर डे आपको देना पड़ेगा, चार्ज नहीं लगेगा, बैंक कंपनसेट करेगा। अगर बैंक ने आपका, जैसे ऐसे मान लो आज ट्रांजेक्शन हुआ है, 7 को ट्रांजेक्शन हुआ है, तो 8 की नाइट तक उसे सॉल्यूशन देना है। अगर वो नहीं देता है तो 8 की नाइट के बाद, यानी कि 9 तारीख से उसके दिन जो है पेनल्टी वाले शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बियॉन्ड लिखा हुआ है ना। ठीक है। ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड क्या बातें कही उसने, कहा इंटीग्रिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन। चलो बताओ जरा क्वेश्चन इसका। सभी है। एडवांटेज ऑफ ए गुड ब्रांच ले इंक्लूड क्या होता है उसमें? विल एंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ सर्विस होता है। इंटरनल कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस इंक्रीज देयर। इंटरनल कम्युनिकेशन बता ना कि ब्रांच मेयर को कोई बाउचर पास करना है और उधर का जो क्लर्क है वो बैठा हुआ है 50 मीटर दूर, तो वो कैसे बोलेगा? प्रोवाइड ए कंफर्टेबल एंड कॉग्नियल वर्क एनवायरनमेंट टू द स्टाफ, ये भी ठीक है। सर्व सभी एज सही ए है। मैनेज बिल्डिंग फॉर टूल ऑफ द बैंक। द फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर मोबाइल बैंकिंग कस्टमर आर। सभी है। सब है, ठीक है। द सर्विसेज ऑफर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर्स, इसमें भी सभी है। सब ये। हार्मोनाइजेशन ऑफ टैट एंड कस्टमर compensation scheme is applicable to। मेरे ख्याल से ए बी होगा इसका ना, नहीं इसका भी दोनों दे रखा है। ये तो है बी वाला, लेकिन पहला वाला ऑल कस्टमर ट्रांजेक्शन, तो जिसमें वो शिकायत करेगा उसके लिए एलिजिबल है। नहीं ये पूछ रहा है ना कि कंपनसेशन स्कीम जो है कौन से मामलों में अवेलेबल है, एप्लीकेबल है, तो कहता है जितने भी कैश ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सब पे अवेलेबल कहता है। ऑल कस्टमर ट्रांजेक्शन भी हैं और ऑल डिजिटल है, ठीक है चलो ठीक है। इंटीग्रेटेड ऑमबड्समैन डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। बोलो। इंटीग्रेटेड इसमें ऑमबड्समैन, इंटीग्रेटेड एक सी होगा। इसमें तो तीन है, सही है। वन नेशन वन वन सिंगल पोर्टल इन ऑल गिवन से ये डज नॉट है, डज नॉट। जबकि ये सारे इंक्लूड करता है। भाई इंटीग्रेटेड ऑमबड्समैन में ये सारी चीजें हैं या नहीं है? सब है। है। और ये क्या पूछ रहा है? नोट डी होगा। नॉट, तो ये वाला हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट हैव वर्क विदाउट इंटरनल फैसिलिटी? यूपीआई 1 2 3 पे। विद रिगार्ड टू द कार्डलेस कैशलेस विड्रॉ, कार्डलेस कैश विड्रॉल, मतलब कार्ड के बिना भी कैश निकालना।
क्या है वो? डेबिट कार्ड डेबिट कार्ड नॉट रिक्वायर्ड है उसके लिए, बिना कैश के निकाल लेना। ठीक है। तो वन क्वेश्चन में कार्डलेस है ऑल ऑफ एबव होगा, क्योंकि कस्टमर है स्कैन यूपीआई क्यूआर कोड से भी निकल जाता पैसा। कार्डलेस कैश with regard to the cardless cash withdrawal from ATM, which of the following statement is correct? Customer has to scan UPI QR code of the ATM. क्या ATM में कोड बन के आता है क्या? आता है सर। हाँ। आता है, but it's not mandatory, sir. Without UPI also we can withdraw. मतलब उसके लिए यूपीआई के विदाउट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। क्यूआर कोड बन के आता है, स्कैन करेंगे उसके बाद अब उसको पे करेंगे, ऑथराइज करेंगे, फिर हम कैश। वो ऑप्शन है सर, बट विदाउट दैट आल्सो ड्रॉ कर सकते हैं। इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कस्टमर हैज टू स्कैन यूपीआई, तो क्या ये कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है सर। हाँ, तो इसलिए ऑप्शनल है गलत हो सर रहा है। इसमें। नहीं नहीं, आप इसको देखो ना, ये कह रहा है कि अगर आपको पैसा निकालना है तो क्या आपको ये करना जरूरी है? कस्टमर है टू स्कैन यूपीआई क्यूआर कोड ऑफ। नहीं, ये जरूरी है या नहीं, बस ये बताओ मेरे को। नहीं, जैसी कार्ड नहीं है एटीएम, हाँ, तब तो जरूरी है पैसा लेने के लिए। नहीं तो नहीं सर, ओटीपी नहीं, वगैरह नॉट से नहीं रिक्वायर्ड। होता? जैसे मेरे पास क्यूआर वो है यूपीआई क्यूआर नहीं, कोड, मैं ये कह पैसा रहा हूँ कि, चाहिए। नहीं सुनो मेरी बात, कि क्यूआर कोड से निकलता है मान लिया, लेकिन कोई ऐसा तरीका भी है जिसमें क्यूआर कोड स्कैन करने की ना जरूरत पड़े? भाई, आप कैश कार्डलेस जब विड्रॉल करने जाते हैं तो क्या होना चाहिए आपके पास में? सिर्फ पिन बोलो। होना चाहिए सर। पिन होना चाहिए फिर। तो फिर इसका मतलब क्यूआर कोड का मैंडेटरी मामला नहीं है ना? नहीं सर। हाँ, तो ये कह रहा है हैज टू स्कैन, मतलब आपसे कह रहा है जरूरी है ये, तो ये जरूरी नहीं है, इसके बिना भी निकल जाएगा। कार्डलेस कैश विड्रॉल इज इंटर ऑपरेबल एट पर आरबीआई डायरेक्टिव। इसका इंटर ऑपरेबल का मतलब ये है कि आप किसी भी कार्ड से किसी बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, वो नहीं किसी भी कर कार्ड सकते से किसी भी अकाउंट में पैसा निकाल सकते हैं? सर। नहीं, नहीं। हाँ, ये जरूरी है कि आपके पास डेबिट कार्ड की जरूरत इसमें नहीं होती है। जब आप क्या कर रहे हैं, आप कार्डलेस कैश विड्रॉल कर रहे हैं, तो बेसिक फीचर तो यही है ना कि डेबिट कार्ड इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक आंसर है, क्या दिया है? सी है ये वाला, इसलिए नहीं है कि मैंडेटरी नहीं है, एक ऑप्शन है कि क्यूआर कोड से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्कैन करने वाला मोबाइल नहीं है तो भी तो आप पैसा निकाल सकते हैं ना कार्डलेस एंट्री से, ओटीपी पिन से। चलिए, तो ये भी हमारा एक हो गया है, और इसमें हम आज जो है हम पूरा ध्यान किस पे लगाएंगे? मॉड्यूल डी पर और डी के सप्लीमेंट्री पार्ट पर। ठीक है, आज पूरा ध्यान रात में किस में रहेगा हमारा? मॉड्यूल डी, और उसका मतलब जो लास्ट क्लास की चीजें हैं उसको हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और दिन में जिन्होंने छुट्टी ले रखी है, एक बार तसल्ली से बैठ के पूरी बुक को सरसरी तौर पर ऐसे पेज पलट लें, और जहां जहां हेडिंग दिखते हैं उसको देखें, टिक मारें, कुछ करें। बहुत थॉरोली पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए, अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा वो पेंशन वाला अकाउंट है चैप्टर है ना, उसको कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी जो थोड़ी देर बाद है।